मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 पर अपना पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम में क्या खास है ये जानने के लिए देखिए ऑन द शो। तो आज बात होगी दुनिया भर में छिड़े एनर्जी वॉर की, इसके असर की, भारत की आर्थिक विकास दर की। फिर देखेंगे ऑटो सेक्टर पर मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट और चर्चा करेंगे बैंकिंग शेयरों की आखिर इतनी पिटाई क्यों हो रही है। एनर्जी वॉर की सुगबुगाहट दरअसल तब से लगनी ज्यादा शुरू हुई थी जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था रूस के तेल पर और गैस पर। यानी कि अब अमेरिका में रूस से कोई तेल या गैस आयात नहीं होगा। यहां से आप एनर्जी वॉर का आधिकारिक बयान मान सकते हैं और यहां से यह माना जा रहा है कि यह बड़ा शिफ्ट एनर्जी मार्केट में होगा। आपको याद होगा कि इकोनॉमिकम में लास्ट वीक अर्थात का जो विषय था वो यही था और अंशुमान जी ने ये लिखा था कि एनर्जी मार्केट में अब बड़े शिफ्ट की तैयारी हो रही है और आप ये मान के चलिए कि हम उसी तरफ आगे बढ़ गए हैं। आज के मनी सेंट्रल को आप एनर्जी सेंट्रल भी मान सकते हैं क्योंकि हम ये आपको बताएंगे इस पूरे प्रोग्राम में कि आखिर एनर्जी वॉर कितना गहरा है, कौन सा देश कैसे तैयारी कर रहा है और इसको आप बहुत आसानी से समझ सकें। इसके लिए हमने 5 सवालों में इस एनर्जी वॉर को तोड़ दिया है। तो सबसे पहला सवाल जो आज आप जानेंगे वो ये है कि रूस की तेल सप्लाई रोकने का आखिर असर क्या होगा। दूसरा सवाल यह कि रूस ने अगर गैस की सप्लाई रोक दी जवाब में, तो यूरोप कैसे सरवाइव करेगा, यूरोप के पास क्या तैयारियां हैं। यूरोप खुद को एनर्जी वॉर से बचने के लिए तैयार कैसे कर रहा है, यह होगा हमारे आज के डिस्कशन का तीसरा सवाल। और चौथा सवाल, एनर्जी वॉर के बाद दुनिया के बाजारों का क्या होगा, तात्कालिक तौर पर अगले 3-4 महीनों में और लंबे समय में। और सबसे अंत में हम जानेंगे कि हम भारतीय कैसे तैयारी कर रहे हैं, हमारी सरकारें, हमारी कंपनियां इस एनर्जी वॉर के बीच कैसे तैयारी कर रही हैं। यूक्रेन से युद्ध छेड़ने के लिए रूस के खिलाफ अमेरिका ने सख्त कदम उठाया है। अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर रोक लगा दी है। कच्चे तेल की कीमतों में पहले से आग लगी हुई थी। अमेरिका के इस कदम ने भाव को और बढ़ा दिया। मंगलवार को विदेशी बाजारों में कच्चा तेल $133 पर पहुंच गया। आज भी भाव $131 के आसपास है जब हम बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका जितना कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करता है उसमें रूस की हिस्सेदारी करीब 8% है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा है अमेरिकी कंपनियों से कि 45 दिन का समय है, रूस से, रूसी कंपनियों से अपने आयात के सौदे निपटा लीजिए। सर, पहला सवाल, रूस की सप्लाई रुक गई, अमेरिका में रुक गई, यूके में रुक गई, क्या संकेत है, क्या मामला है, इस कितना असर होगा अगर इस सप्लाई को हम रोकने के हिसाब से समझें तो। शुभम, आज इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं एनर्जी वॉर पर क्योंकि जिस बात का रिस्क या खतरा शुरुआत से था, जिस दिन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, कि अंततः एक बड़े एनर्जी कमोडिटी वाले देश की का एडवेंचर है और इसलिए अंततः दुनिया के देश एक ऊर्जा युद्ध की तरफ जाएंगे जो 70 के दशक में हुआ था। इस पर चर्चा करना और इसे इतने विस्तार से समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से हैं और दुनिया में एनर्जी मार्केट में, पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल के मार्केट में, गैस के बाजार में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो सीधे स्ट्रेट हमारी जेब तक आते हैं, हमारी जेब पर असर करते हैं। जो कल जो बाइडेन ने घोषणा की वो एनर्जी वॉर का पहला ऐलान था। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब रूस से गैस और तेल का आयात नहीं करेगा। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका भी रूस से गैस का आयात, तेल का आयात करता है। अमेरिका के आयात में लगभग 7% का हिस्सा है, 7 से 8% का हिस्सा है कच्चे तेल का। अमेरिका दुनिया में कच्चे तेल का आयात बहुत सारे देशों से करता है क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करने वाली अर्थव्यवस्था है। तो कनाडा से, मैक्सिको से, रशिया से, सऊदी अरब से अमेरिका में तेल आता है। इसमें रशिया का हिस्सा करीब 7.9%, 8% के आसपास है। सबसे ज़्यादा आधा कच्चा तेल कनाडा से आता है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका की परिस्थिति है, लेकिन इसका असर बाकी देश पर तत्काल होगा। यूके ने इसे तुरंत आगे बढ़कर अमेरिका के इस फैसले का समर्थन किया। यूके भी रशियन ऑयल और गैस पर कम डिपेंडेंट है, उतना डिपेंडेंट नहीं है।
इसके बाद दूसरा बड़ा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह हुआ कि अमेरिका ने ओपेक देशों से, खासतौर से सऊदी अरब अमीरात से बात करने की कोशिश की कि क्या कच्चे तेल के उत्पादन में कोई बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि उसके बाद तेल की कीमतें 130 135 के आसपास पहुंच गई, 146 150 के स्तर दिए जाने लगे, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि अब रूस का जो 10-12% कच्चा तेल सप्लाई होता है टोटल डिमांड में, वो बाजार में नहीं आएगा। दूसरा घटनाक्रम ये। तीसरा घटनाक्रम ये कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिश्तों को सहज और नरम करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है रिजर्व की दृष्टि से और उसका तेल बाजार में उपलब्ध नहीं है प्रतिबंधों की वजह से। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अगर रिश्ते ठीक होते हैं तो तेल की सप्लाई बाजार में थोड़ी बढ़ने की संभावना है। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन यहां से हम दूसरी तरफ चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां गैस की समस्या है और रूस की गैस पर यूरोप की डिपेंडेंसी शुभम करीब करीब 40% के आसपास है। 40% गैस यूरोप से रूस को आती है, और जिसका नंबर मेरे पास जो उपलब्ध है, करीब 155 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस 2021 में यूरोप ने रूस से आयात की थी, जो विभिन्न पाइपलाइनों के जरिए जर्मनी, इटली और बाकी देशों को आती है। ये करीब 45% गैस का इंपोर्ट है, और टोटल गैस जो जो यूरोप खपत करता है उसका लगभग 40% हिस्सा है। तो अब इन आंकड़ों की रोशनी में हम देखेंगे अगले सवालों में कि ये पूरा का पूरा जो ऊर्जा युद्ध है ये कैसे पैन आउट होता है, ये कैसे आगे बढ़ेगा और कौन कौन से देश इसमें किस तरह के पैतरे चल सकते हैं। ये बात 100% सच लग रही है कि पुतिन के पास अब यूरोप को से एनर्जी वार शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो शायद यूरोप की गैस सप्लाई रोकेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे, इस बात की संभावना दिख रही है। और इसके लिए यूरोप और अमेरिका के देश अपनी तैयारियां पिछले 15 दिन से, पिछले 1 महीने से कर रहे थे। तो सर अगला सवाल फिर यही है कि मान लीजिए आपने कहा कि रूस ये करेगा, अभी इसको तय मान लीजिए कि वो यूरोप को दी जाने वाली गैस सप्लाई को कम करेगा, बंद करेगा, कुछ करेगा। ऐसे में यूरोपीय देश का क्या हाल होगा? उनकी निर्भरता जब इतनी ज्यादा है तो वो खुद को कैसे इस झटके को झेलेंगे? शुभम, 2 स्तर की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 3 महत्वपूर्ण संभावनाओं पर यूरोप के देश काम कर रहे हैं। जितनी हमारी बात दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट से और एनर्जी मार्केट के विशेषज्ञों से और बाजार के तहत हुई, उनको 3 विकल्प इसके दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से तो ऐलान कर दिया है कि अब दुनिया में उनको रूस के कच्चे तेल की जरूरत नहीं है और दुनिया को भी रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा अमेरिका ने अपनी तरफ से कह दिया। नाटो देश उसको फॉलो करेंगे। पहली संभावना यह है कि जो मौजूदा सप्लाई है रूस की, उसमें थोड़ी कमी की जाए, थोड़ा रेगुलेट किया जाए, जिससे कि वो डराए यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के सामने गैस की किल्लत हो। ऐसी परिस्थिति में यूरोपियन यूनियन की क्या प्रतिक्रिया होगी, एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि गर्मी तक, समर तक पूरी सप्लाई अगर रूस बंद कर देता है गैस की 155 बिलियन क्यूबिक मीटर की, तो यूरोप इससे कैसे तैयार होगा। और तीसरा यह कि बहुत लंबे समय के लिए स्थायी तौर पर रूस के गैस पर डिपेंडेंसी खत्म कर दी जानी है यूरोप की, जैसा कि हमने 1970 के योम किपुर वार के दौर में देखा था कि अमेरिका ने तैयारी के साथ अरब के तेल पर अपनी निर्भरता कम की थी। ये 3 विकल्पों पर यूरोप में काम हो रहा है, और ये तीनों विकल्प हमारे लिए समझना शुभम इसलिए जरूरी है कि ये तीनों विकल्प, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो कच्चे तेल और गैस की कीमतों की आग को खौलाए रखेंगे लंबे समय तक, क्योंकि शॉर्टेजेस तो रहेंगी ही और शॉर्टेजेस का विकल्प पूरा होने तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। मेरे पास एक आंकड़ा है कि जो यूरोप में गैस के स्टोरेज लेवल हैं, यूरोप में गैस की ज़रूरत पड़ती है हीटिंग के लिए, क्योंकि सर्दियों से बचने के लिए घरों में हीटिंग के लिए गैस का इस्तेमाल होता है। यूरोप में गैस के स्टोरेज लेवल करीब 10% बिलो हैं 2021 के स्तर से, और पूरा अगर यूरोप आप देखा जाए तो करीब 32% नीचे हैं। लेकिन जो प्लान यूरोप के पास उपलब्ध है उस हिसाब से सितंबर तक यूरोप अपने गैस रिजर्व्स की बदौलत, अगर सप्लाई आधी भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है, तो यूरोप अपनी सप्लाईज के, अपने गैस रिजर्व्स के जरिए सरवाइव कर लेगा अपनी गैस के लिए। दूसरा जो बड़ा काम पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में हुआ है वो ये कि यूरोप में बड़े पैमाने पर एलएनजी का इंपोर्ट शुरू हुआ है। इवन चाइना और कोरिया को जाने वाले एलएनजी टर्मिनल भी वापस, कंटेनर भी यूरोप को डाइवर्ट किए गए। तो एक तरफ यूरोप ने अपनी एलएनजी सप्लाई लाइन को थोड़ा मजबूत किया और दूसरी तरफ अपने गैस रिजर्व्स पर डिपेंडेंस बढ़ाई है। ये उस शॉर्ट टर्म की तैयारी है जो अभी तक हो सकती है। ये शो में एक ऑब्वियस, हाँ, अगर सर लॉन्ग टर्म, जैसे आपने कहा कि ये शॉर्ट टर्म की तैयारी है,
तो क्या कोई दूरगामी लक्ष्य भी रखे जा रहे हैं और ये कहा माना जा रहा है या देखा जा रहा है कि यूरोप खुद को इस तरह भी तैयार कर सकता है? हाँ, शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा चैलेंज मालूम जो यूरोपियन यूनियन के सामने है, यूरोपियन यूनियन ने एक 10 सूत्री प्लान जारी किया है अपने सारे देशों के लिए कि कैसे इस साल के अंत तक रूस की गैस पर लगभग 30% निर्भरता कम कर दी जाए और 2030 तक निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी जाए। प्लान जारी किया। सबसे पहली जो चुनौती रूस के अंदर है और इसके लिए रूस में बजट में व्यवस्थाएं की गई, ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि दुनिया एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए कैसे तैयार हो रही, यह हमारे और दुनिया के अन्य देशों के लिए नसीहत है। ईयू ने कहा है कि इमीडिएटली जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो कीमतों पर पड़ेगा। बिजली की दरें महंगी होंगी, एनर्जी की दरें महंगी होंगी, फ्यूल की दरें महंगी होंगी। ईयू ने अपने बजट के जरिए व्यवस्था की है कि जो उद्योग और उपभोक्ता इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे उन पर उसका बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा और उसके नुकसानों की भरपाई के लिए एक फंड है जिस फंड को वो यूरोप के ईयू कहता है एनर्जी प्राइसेस टूल बॉक्स का फंड है, जिसमें एक एड की व्यवस्था है। उस सहायता के जरिए यूरोप के देश अपने यहाँ कीमतों को एक सीमा तक बढ़ने नहीं देंगे। पहली चीज, उसकी भरपाई करने के लिए चूंकि इस तेल और गैस की कीमतों से तेल कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमाया है, तो उनके ऊपर एक स्पेशल टैक्स भी लगाया जा सकता है, जिसके जरिए जो उससे रेवेन्यू मिलेगा उससे बाजार में बिजली की और गैस की और तेल की कीमतें सीमित रखी जाएंगी। ये शॉर्ट टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर ईयू ने एक 10 पॉइंट का एजेंडा तय किया है। उसमें वो महत्वपूर्ण एजेंडा हमारे लिए जानना कि कैसे रूस को अलग थलग करने और दुनिया के बाजारों पर उसका असर पड़ेगा। उस 10 पॉइंट एजेंडा में आईईए ने सुझाया है कि भविष्य में अब रशिया के साथ किसी भी गैस की सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं होंगे। पूरा यूरोप किसी तरह से अब रशिया के साथ कोई गैस की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जो रिमेनिंग सप्लाई अल्टरनेटिव रूट से आ रही हैं, उससे जो गैस रिजर्व्स हैं उनको कम से कम 90% तक फिल कर लिया जाए। जो एलएनजी के जरिए आ रही हैं, जो बाकी पाइपलाइनों के जरिए गैस की सप्लाई होती है, उसे कानूनी तौर पर लागू किया जाए। आईईए ने और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि यूरोप के देश एक मिनिमम स्टोरेज ऑब्लिगेशन अपने लिए लें, जैसे इतना स्टोरेज रखा जाए, क्योंकि ये समस्या पिछले साल भी आई थी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं था और अचानक सप्लाईज कम हो गई थी कोविड के डिसरप्शन के कारण, और हमने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी थी। ये इमीडिएटली 3 इस प्लान के हिस्से। लॉन्ग टर्म हिस्सों में जो सबसे बड़ा स्टेक है, जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है, इसमें इस बीच में हमें समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए रशिया ने गैस की सप्लाई पूरी तरह रोक दी तो सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा समस्या जर्मनी को होगी। फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के पास गैस है, नीदरलैंड के पास गैस है। तो एक तो ये कि यूरोप के देश आपस में पाइपलाइन बनाकर इंटरकनेक्टिविटी करेंगे और गैस की आपूर्ति करेंगे, और सबसे बड़ा काम जो होने वाला है शायद वो एलएनजी के क्षेत्र में होने वाला है। अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से करीब एलएनजी का जो कैपेसिटी है इस समय, इंपोर्ट की कैपेसिटी है यूरोप की, वो करीब 1900 TWH के आसपास है, लेकिन इसका करीब 30 से 35% हिस्सा अभी यूज नहीं किया जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में जर्मनी सहित यूरोप के देश एलएनजी टर्मिनल्स की क्षमता बढ़ाएंगे, उनमें निवेश करेंगे, और अब यूरोप पाइप्ड गैस से कंटेनर्ड गैस की तरफ जाएगा, जिसमें अमेरिका के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका कतर जैसे देशों के लिए जिनके पास लिक्विड नेचुरल गैस है, और वो गैस की आपूर्ति होगी। हमने जनवरी में जर्मनी और बाकी देशों में एलएनजी का रिकॉर्ड इंपोर्ट देखा है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने लगा था। ये बड़ा शिफ्ट है, जो शिफ्ट यूरोप की एनर्जी पॉलिसी में आ रहा है। इसके अलावा बायोमास, बायो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन पर फोकस लिया जाएगा, लेकिन रशियन गैस को रिप्लेस करने की गंभीरता से तैयारी शुरू हो गई है। 10 सूत्री प्लान ईयू ने सामने रख दिया है। अपने सदस्य देशों को स्पेशल तैयारियां करने के लिए कहा गया है। अमेरिका से एलएनजी का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। एलएनजी कैपेसिटी और टर्मिनल्स बढ़ाए जाएंगे। माना जा रहा है कि अगर सितंबर तक भी ये समस्या चलती है तो सितंबर तक यूरोप के देश इतना एलएनजी इंपोर्ट अपने पास कर लेंगे, जिससे उन्हें रूस की तरफ से अगर पूरी तरह सप्लाई बंद कर दी जाए तो भी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। ये वो शिफ्ट है जो एनर्जी वार की तैयारियां हमें दिखाई दे रही हैं यूरोप में। सर, बड़ी बात अब यह है कि अगर मान लीजिए 10 सूत्री एजेंडा आया है और इस पर काम करेंगे यूरोपियन देश, तो ये जो दुनिया है, पूरी एनर्जी की दुनिया, कैसे शिफ्ट ले आएगी? क्या नई चीज़ें हम क्या देखेंगे? हालांकि आपने इसकी एक झलक इकोनॉमिकम में भी बताई थी कि आपने 2050 तक की बात की थी कि आने वाले दिनों में एनर्जी की दुनिया कैसी होगी। तो अगर हम इसकी रोशनी में अब देखें, क्योंकि ये एजेंडा उस समय नहीं था, अब ये एजेंडा सामने है, आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी 3 चीज़ें हम मान लें कि अब हो जाएंगी?
तीन तात्कालिक, और इसमें भी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें भारत की दृष्टि से समझना चाहिए, भारत जो एनर्जी का कंज्यूमर है, इन सारी प्रक्रियाओं में तकलीफ है, दर्द है, क्योंकि कोई भी देश दुनिया का एलएनजी की टर्मिनल की कैपेसिटी तुरंत नहीं बढ़ा सकता। एलएनजी का इंपोर्ट तो बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अमेरिका के पास एक्सेस कैपेसिटी है, पर ये सारी चीजें करने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय लगेगा। जर्मनी में भी 2 नए एलएनजी टर्मिनल बनाने की बात शुरू हो गई है। दुनिया भर की इंजीनियरिंग कंपनियां लगाकर इन्हें तेजी से कैपेसिटी रैंप अप की जाएगी। तात्कालिक तौर पर पहली चीज हमें यह समझना जरूरी है कि गैस और तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, जब तक कि यूरोप अपनी नई एनर्जी पॉलिसी को के दृष्टि से अपनी क्षमताएं तैयार नहीं कर लेता। दूसरी चीज है कि यूरोप से आने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस की जगह, रूस से आने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस की जगह यूरोप के देश अब एलएनजी पर फोकस करेंगे, जो टर्मिनल के जरिए आएगी। इसका अर्थ यह है कि जो कंटेनर्स पे से एलएनजी आ रही है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उसका मार्केट भी बढ़ेगा, और दुनिया के जो बड़े देश हैं जो एलएनजी में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कतर है, अमेरिका सबसे बड़ा देश है, इनके लिए बाजार में मांग बढ़ेगी, क्योंकि अब पाइप्ड गैस रशिया की उतनी रिलायबल नहीं है। और यूरोपियन यूनियन के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि एक दिन ये होगा, एक दिन हमको इस एनर्जी वार में जाना पड़ेगा। ये केवल यूरोपियन नेताओं का आलस्य और अदूरदर्शिता थी कि उन्होंने अभी तक इसकी तैयारियां नहीं की थी, लेकिन अब वो उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा शिफ्ट जो हमें दिखाई देगा वो रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट का होगा। और जो यूरोपियन यूनियन का 10 सूत्री प्लान है, या आईईए का जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का प्लान है, वो रिन्यूएबल्स में निवेश बढ़ाने और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तकनीकें बेहतर करने के लिए है। यूरोप इस दुविधा में फंसा हुआ है कि वो अगले 20 साल के अंदर कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, और इसलिए उसने कोयले से अपनी एनर्जी कैपेसिटीज को नेचुरल गैस पर शिफ्ट किया था और रिन्यूएबल पर शिफ्ट किया था, जिस पर हमने विस्तार से आंकड़ों के साथ चर्चा की थी पिछले इकोनॉमिकम में। अब उनकी समस्या यह है कि नेचुरल गैस से वो चीजें वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए एलएनजी की तरफ फोकस किया जाए, जो बगैर पाइप के कंटेनर के जरिए आती है। सर, ये आपने यूरोप की तैयारी बता दी, अमेरिका अपने आप को तैयार कर रहा है। हमारी भारतीय सरकारें, कंपनियां ये खुद को किस तरह तैयार कर रही हैं एनर्जी की इस नई दुनिया के लिए? भारत की समस्या ये कि भारत के में नेचुरल गैस उतना बड़ा सोर्स नहीं है। भारत पूरी तरह कच्चे तेल पर निर्भर है, और खासतौर से अरब और देशों से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भर है। रूस के कच्चे तेल का उतना हमारे पास हम न तो उतनी खपत करते हैं और न हमारी रिफाइनिंग में उसका इस्तेमाल होता है। वहाँ तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे रहने की संभावना है। हमने आज शुरुआत में ही बताया कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों ने ओपेक को समझाने की कोशिश की थी, पर ओपेक देशों के लिए इंपॉर्टेंट लास्ट समय है 10 साल का, जब वो अपने तेल की बेहतर कीमत वसूल सकते हैं, तो वहां से कीमतें कम होने की गुंजाइश नहीं है। अब भारत जैसे देश जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत का 80%, उन्हें इस लंबी महंगाई के लिए या तेल की कीमतों में 100 प्लस 120 की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और आज हमने उस पर पिछले 24 घंटों में भारत सरकार के भीतर कई सारी गतिविधियां, कई सारी चीज़ें एक साथ होते देखी हैं। गैस के प्राइसेस दुनिया में ऊंचे रहेंगे, उसका असर हमें एलएनजी, सीएनजी की प्राइस भारत में, पीएनजी की प्राइस पर दिखाई देता रहेगा। भारत को अगर लंबे दौर की तैयारी करनी है ना, तो भारत को नेचुरल गैस में बड़ा निवेश करना होगा, अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में और समुद्री इलाकों में गैस के नए स्रोत खोजने होंगे, क्योंकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता आने वाले 10 सालों में एक महत्वपूर्ण विषय होगा अर्थव्यवस्थाओं को। बिल्कुल। और जिन गतिविधियों की अंशुमान जी ने बात की कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, उसी में से एक गतिविधि थी भारत की एक बड़ी तेल कंपनी के अधिकारी का बयान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव $130 के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन अरुण सिंह का मानना है कि भाव जल्दी $100 तक आ सकते हैं। ऐसे में भारत को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था, तर्क जो था इसके पीछे वो ये था कि रूस से निर्यात तब तक बंद नहीं होगा यूरोपीय देशों के लिए या दुनिया के अलग अलग देशों के लिए, जब तक वहाँ पर रूस की सहमति नहीं होगी, और रूस ऐसा चाहेगा नहीं। तो उनका ये कहना था कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही। सर, क्या आपको लगता है कि $100 ही क्यों बोला उन्होंने, 120 क्यों नहीं बोला, 90 क्यों नहीं बोला? क्या समझा जाए इस बयान का मतलब? इस बयान के गहरे मतलब है। पहली चीज तो ये कि सरकार की एक बड़ी कंपनी जो तेल बाजार में मार्केटिंग में बड़ा हिस्सा रखती है, वो इस वास्तविकता को स्वीकार कर चुकी है कि 100 तो है ही हमारे लिए। $100 से नीचे का क्रूड नहीं आना, और ये बहुत बड़ी बात है। भारत में आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले कल्पना नहीं की जाती थी कि हम $100 पर बैरल का क्रूड खरीदेंगे। यानी अगर आप 100 भी मान लें तो भारत में 110, 115, 120 रुपए के पेट्रोल डीजल की कीमतें कहीं नहीं इतना तो हमें करना पड़ेगा। एक तरह से
से उन्होंने ये स्पष्ट किया। दूसरा ये कि उनके आकलन में और गोल्डमैन सैक्स का आकलन लें या वेस्टलैंड कैपिटल का आकलन है या बाकी दुनिया की एजेंसियों का आकलन लें, तो काफ़ी बड़ा फर्क दिखता है। अब $145-140 के ब्रेंट पे सौदे हो रहे हैं, $200 तक क्रूड का एस्टीमेट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी तेल कंपनी के मुखिया इसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस पर हम विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करते रहे कि रूस की सप्लाई 10 मिलियन बैरल पर डे की है। इसे रिप्लेस करने का स्थायी इंतजाम जब तक नहीं हो जाता, बिल्कुल, तब तक कच्चे तेल की कीमतों में कोट के ठंडा होने की संभावना नहीं। इसके बाद एक और घर सामने है कि अगर वो सप्लाई आ जाती है तो क्या ओपेक देश अपने उत्पादन की बढ़ोतरी को और बढ़ाएंगे या कटौती करने लगेंगे। तो अभी ये पूरा का पूरा मार्केट जो है वो सप्लायर्स के हाथ का मार्केट है और भारत इसमें बायर है, भारत इसमें कस्टमर है और तेल का मार्केट सप्लायर्स का मार्केट है और इसे शायद लंबे समय तक ऊंचा रखना चाहेंगे। पर उनके बयान से हम इतना मंतव्य निकाल सकते हैं कि $100 सरकार ने फिलहाल अपने अगले 5-6 महीने के लिए, साल भर के लिए $100 के क्रूड को वास्तविकता के तौर पर स्वीकार कर लिया और हमें भी अपने हाथ पैर पीठ मजबूत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार $100 प्रति बैरल के हिसाब से अपने सारे कैलकुलेशन शुरू करेगी तो महंगाई और बाकी चीजें कहाँ जाएंगी। ठीक है, इसके आगे की बात सर कही रेटिंग एजेंसी इकरा ने। उसने कहा कि अगर कच्चा तेल महंगा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां लंबे समय तक ऐसी ही बनी रहेंगी, कच्चा तेल $130 के आसपास रहा तो भारत का चालू घाटा 3.2% पर पहुंच सकता है और ये पहली बार ऐसा होगा जब भारत का चालू घाटा 3% पर पहुंचेगा। आर्थिक विकास दर भी इससे प्रभावित हो सकती है। ये सर फिर कितना बड़ा संकट है? अब देखिए, इकरा बीपीसीएल की राय से सहमत नहीं, वो $130 पर बैरल पे अपने कैलकुलेशन शुरू कर रही है। हम जनवरी में ये बात कर रहे थे कि भारत का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा था कि $75 से $80 पर बैरल का तेल होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7-8% के आसपास रहेगी, तो महंगाई नियंत्रण में रहेगी। तो जो बेसिक डिनोमिनेटर था वही लड़खड़ा गया। 100 तक तो बीपीसीएल पहुंच गई, 130 तक इकरा पहुंच गई। उसने 130 से कैलकुलेशन करना शुरू किया और 3.2% का करंट अकाउंट डेफिसिट बताया। यहां से भारत सरकार के बजट का और मैक्रो इकोनॉमी का पूरा आकलन पटरी से उतर जाता है और वो उतर रहा है। परोक्ष रूप से अगर आप बात करो सरकार के अधिकारियों से, रिजर्व बैंक के अधिकारियों से, तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें किस दिशा में जाएंगी। लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से तय हैं। आप बहुत जल्दी अगले 1 महीने में 2 महीने में भारत की ग्रोथ के डाउनग्रेड्स देखेंगे, भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में गिरावट दिखाई देगी। दूसरी चीज ये है कि महंगाई को लेकर अब जो सेंटिमेंट है सरकार के भीतर, रिजर्व बैंक के भीतर, वो बहुत ही हायर साइड का है। सरकार जितनी भी ताकत से कीमतों में बढ़ोतरी रोकेगी, उतना ही असर उसकी बारोइंग पर पड़ेगा, उसके कर्ज पर पड़ेगा। इसलिए देखिए, जैसे जैसे क्रूड की कीमतें ऊपर जाती हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जाना शुरू हो रही हैं बाजार में कर्ज की लागत बढ़ने की संभावना पूरी तरह से। और ओवरऑल जो मैक्रो पिक्चर रिकवरी का बन रहा था, जहां में दिख रहा था कि लोग वापस खरीदारी करना शुरू करेंगे, कारें बिकना शुरू करेंगी, गाड़ियां बिकना शुरू करेंगी, वो जो मूड है, वो जो टेम्परामेंट है या वो जो एक्सपेक्टेशंस है, वो गिरेंगी। उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार भले ही हमारे आप तक कच्चे तेल की कीमतों में जो हुई बढ़ोतरी उसको पास ऑन करने में तेल कंपनियों को ब्लीड करे या खुद अपना रेवेन्यू सेक्रीफाइस करे, उसका बलिदान करे, लेकिन कमोडिटीज की इन्फ्लेशन नहीं रुकी जा सकती। कमोडिटीज की इन्फ्लेशन उसी इन्फ्लेशन का पार्ट है जिसको सरकार नहीं रेगुलेट कर सकती। तो तांबा महंगा हुआ, निकल महंगा हुआ, स्टील महंगा हुआ, एल्युमिनियम महंगा हुआ पूरी दुनिया में, ये तो सब लौट कर हमारे पास आएगा ही। इसलिए हमारी निगाह इस बात पर रहेगी कि आरबीआई भारत की महंगाई को लेकर अपनी रिवाइज्ड पॉलिसी में कौन सा आकलन पेश करता है, क्योंकि गिनती अब $100 से ऊपर के क्रूड और 7% 8% की महंगाई और ₹78-79 के रुपए से शुरू होगी। और यही बात इकरा ने अपनी रिपोर्ट में संकेत के तौर पर कही कि अब ये 3 डिनोमिनेटर हैं, ये मेज पर रखें, उल्टी गिनती यहां से शुरू होती है। बिल्कुल। तो और अंशुमान जी ने जो ये कहा ना कि तांबा महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया, कॉपर महंगा हो गया, ये जब महंगे हुए तो इन्होंने केवल सरकार के बजट नहीं बिगाड़े, इन्होंने कंपनियों के भी बजट बिगाड़ दिए और ऑटो कंपनियों के भी बजट बिगाड़ दिए। देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट और समझिए ऑटो के बाजार में क्या बदलने वाला है। कच्चा तेल कब तक $100 के ऊपर रहेगा, आप इस बात का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। रूस यूक्रेन का युद्ध कब थमेगा, ये बताना भी असंभव है। लेकिन कार कंपनियां बहुत जल्द कीमतें बढ़ाने वाली है, ये भविष्यवाणी आप तथ्य और तर्क के आधार पर
कर सकते हैं। तथ्य ये है कि करीब 1000 किलो वजन की कार बनाने में 700 किलो स्टील का इस्तेमाल होता है और स्टील की कीमतें बीते 2 महीने में करीब 35% बढ़ गई हैं। इसके अलावा कार में लगता है एल्यूमिनियम, पैलेडियम, रोडियम, प्लैटिनम, रबर और कॉपर। इस बाजार में भी तेजी की बोलियां लग रही हैं, दाम आसमान छू रहे हैं। तथ्य ये भी है कि कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। दाम 2 महीने में 25% से ज्यादा बढ़ गए। पेट्रोल डीजल की महंगाई भी अब दूर नहीं है। ये ऑटो उद्योग को 2 तरह से परेशान करती है। एक तो इसका मांग पर गहरा असर होता है, दूसरा एनर्जी का बिल और भाड़े बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ती है। अब जब लंबे समय तक लागत बढ़ती रहेगी, कच्चा माल महंगा मिलेगा, तो कंपनियां दाम बढ़ाएंगी ही। ये हाल फिलहाल की पहली बढ़ोतरी नहीं है। जनवरी में ही महंगे कच्चे माल का हवाला देकर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने दाम 1.7% बढ़ाए थे। उससे पहले बीते 1 साल में कारों की कीमत में 5% का इजाफा हुआ था। 2,99,000 वाली ऑल्टो 3.25 लाख की हो गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वाइस प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल कहते हैं कि इस साल की शुरुआत में भाव $60 पर बैरल पर थे, अब $110 के पार हैं। महंगे पेट्रोल डीजल के कारण ही ट्रांसपोर्टर्स की लागत बढ़ जाती है। वे इस बढ़ोतरी को आगे कितना पास कर पाएंगे, ये अनिश्चित होता है। ऐसे में फ्लीट में बदलाव की संभावना कमजोर पड़ती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने ऑटो सेक्टर को एक और घाव दिया है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई शॉर्टेज का। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी कहते हैं, हाल के दिनों में ही सेमीकंडक्टर की सप्लाई में सुधार आया था। ऑटो कंपनियों की तरफ से डीलर्स को सप्लाई बढ़ी थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से फिर सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। ऑटो उद्योग अगर अभी 3 साल का बच्चा होता तो वो अपने बर्थडे का पहला केक मंदी में, दूसरा महामारी में और तीसरा महंगाई में काट रहा होता। बिक्री पर इसका असर साफ है। फाडा के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2022 में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री पिछले साल की तुलना में 9.21% कम है, जबकि कोविड से पहले यानी फरवरी 2020 की तुलना में ये 20.65% कम है। ऑटो सेक्टर की दिक्कतें पूरे इकोनॉमी के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि ये जीडीपी में 7% से ज्यादा और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 49% की हिस्सेदारी रखता है। साथ ही देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3.7 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। दुआ कीजिए कि ऑटो सेक्टर के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों का सफर अब खत्म हो, क्योंकि यहीं से तेज विकास की गाड़ी निकलेगी। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर के साथ मनोज कुमार। खबरों को ऐसी ही गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करें मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है। सर, मंदी, महामारी, महंगाई, इससे बुरे 3 साल नहीं हो सकते अगर ऑटो सेक्टर के लिए देखें। कैसे उभरेगा ये? क्या कितनी दिक्कतें हैं? कैसा शिफ्ट आप यहाँ देख रहे हैं? ऑटो सेक्टर के दिन तो कोविड से पहले से बुरे शुरू हो गए थे, मंदी और वो उसी से पहले आ गई वहां से भारत में मंदी का पहिया घूमना शुरू हुआ था माना जा सकता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर को बेलवेदर या फ्लैग बेरर माना जाता है इकोनॉमी की हेल्थ का। इस रिपोर्ट में हमने विस्तार से बताया कि सबसे बड़ा जो तात्कालिक प्रेशर है वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस का है और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनियों ने पिछले साल गाड़ियां न बिकने के बाद भी कीमतें बढ़ाई हैं। हमें 2 बड़े शिफ्ट यहाँ से होते दिख रहे हैं ऑटो सेक्टर में। एक महत्वपूर्ण शिफ्ट ये दिखाई दे रहा है कि कारें महंगी होना और उसके साथ फ्यूल महंगा होना, दोनों एक साथ हुआ है। तीसरी महंगाई दरवाजे पर खड़ी है, लोन महंगा होना, जिसके कारण आप आने वाले समय में ऑटो लोन महंगे होंगे। तो ये 3 चीजें मिलकर ऑटो मार्केट को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रही हैं। हम अभी भी देख सकते हैं एसयूवी बिक रही हैं, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख प्लस की जो गाड़ियां बिक रही हैं, लेकिन वो एस्पिरेशनल बायर जो बाइक से अपने आप को आगे बढ़कर एक छोटी कार खरीदने की कोशिश करता था, मझोली कार खरीदने की कोशिश करता था, उस मार्केट में बहुत गहरा स्क्वीज है। क्योंकि एक तो वहां कार को खरीदने की लागत बढ़ गई, कार का के इंस्टॉलमेंट की लागत बढ़ने की संभावना, और कार की ऑपरेशनल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बाकी दरें भी, बाकी आपके लिए चाहे मेंटेनेंस और कार का, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी है। तो ये शिफ्ट कितना स्थायी रहेगा? क्या वापस कंपनियां उस स्थिति में आ पाएंगी जब वो सस्ती कारें बना सकें और बेच सकें?
कहना मुश्किल है, क्योंकि कमोडिटी की इन्फ्लेशन एक बार ऊपर जाती है तो नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है। हमने कमोडिटी की इन्फ्लेशन में गिरावट नहीं देखी है। तो जितनी कमोडिटी की प्राइस कंपनियां पास ऑन करेंगी वो एक तरह से कार की कीमत स्थायी तौर पर हो जाएगी। हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए अगर कंपनियां उसमें नए फीचर्स डालती हैं, नई सुविधाएं कारों में डालती हैं, तो शायद उसे बैलेंस किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट दूसरा फैक्टर है और पेट्रोल डीजल की कीमतें तीसरा फैक्टर है। तो एक तो पहला शिफ्ट शुभम ये है जहां पर हमें दिखेगा आने वाले समय में आपको एसयूवी की और प्रीमियम कारों की बिक्री बढ़ती दिखाई देगी। टिपिकल के शेप इकोनॉमी दिखाई देगी, महंगी कारें बिकेंगी, छोटी और सस्ती कारों की बिक्री कम होगी क्योंकि वहां अफोर्डेबिलिटी की बड़ी समस्या है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण है कि जब ऑटो सेक्टर में महंगाई बढ़ती है और फ्यूल बढ़ता है तो जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो और बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि लोग अपनी पुराने वाहनों को जल्दी चेंज नहीं करते हैं। ये काम हमें खास तौर पर जो एलसीवी का, जो ट्रक का और ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वहां दिखाई देता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चूंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि शायद पुरानी गाड़ियों को और लंबे समय तक चलाने की बात होगी, और वही सबसे बड़े ग्राहक हैं। और वही सबसे बड़े ग्राहक हैं। तो इसलिए जो अब फ्यूल का कंजम्पशन और पॉल्यूशन उसके कारण बढ़ेगा। और ये हमने देखा है ट्रेंड में कि जब ये कारें महंगी होती हैं और फ्यूल महंगा होता है तो जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन है ऑटो सेक्टर में, मतलब आप एक बेहतर इफिशिएंट इंजन वाला ट्रक खरीदें हैं, बेहतर इफिशिएंट इंजन वाली कार खरीदें, वो थोड़े समय के लिए रुक जाता है और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए डैमेजिंग होता है। ये दो शिफ्ट हमें फिलहाल ऑटो मार्केट में इस पैकेज के रोशनी में दिखाई देते हैं। तो ये बाजार तो पिछले 2 साल से नहीं चल रहा था, सुस्त था, लेकिन एक बाजार था जो चल रहा था, वो था शेयर बाजार। उसे भी सर नजर लग गई रूस और यूक्रेन के युद्ध की। हाथ पांव फूलने ज्यादा तब लगे जब विदेशियों ने बिकवाली शुरू करी। कल आपने उस पर विस्तार से बताया। आज मैं जानना ये चाहूंगा कि बाजार गिरे 14% और बैंक निफ्टी गिर गया सर 20%, 21%। बैंकों की इतनी कुटाई क्यों हो रही है? ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है शुभम। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बाजार आज हालांकि कल की गिरावट के बाद थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। निचले स्तर से थोड़ी खरीदारी आई है जिसको हम वैल्यू बाइंग कहते हैं, वो दिखाई दे रही। पर अगर बाजार के भीतर आप उतर के देखिए ना तो एक बिल्कुल सुस्त पस्त पड़ा हुआ सा एक व्यक्ति दिखाई देता है। अगर आप उस व्यक्ति को, बैंक निफ्टी को एक पर्सन मान लें जिसको पिछले 1 साल से लगातार पिटाई हो रही। निफ्टी की से कई गुना ज्यादा बैंक निफ्टी टूटता है। आप बैंकों की गिरावट देख लीजिए। जैसे ही एफपीआई ने सेल करना शुरू किया, 37%, 28%, चार्ट अगर हम दोबारा देखें तो बड़े जो हैवीवेट शेयर हैं वो 20% तक, 30% तक गिरे हैं। इसकी वजह, और बैंक निफ्टी की ये गिरावट बाजार के अंदर बन रहे एक किस्म के गहरे दबाव का संकेत है। बैंक जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के, खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बेलवेदर हैं। उन्हीं से को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास की क्या संभावना है। 3 बड़े फैक्टर हैं जो बैंक निफ्टी को परेशान कर रहे हैं। एक तो शुरुआती में जब पहली बार गिरावट शुरू हुई थी बैंक निफ्टी में, तब तो भारत में कर्ज की डिमांड ही नहीं थी क्योंकि मंदी थी, सारा सिस्टम लॉकडाउन के अंदर था। अब जब कर्ज की डिमांड निकलना शुरू हुई है तो ब्याज दर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मैक्रो पिक्चर किसी देश की कैसी है, उसकी मैक्रो सेहत कैसी है, इसका रिफ्लेक्शन आपको उसके बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है। तो अगर बोरोइंग नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी, कर्ज नहीं बढ़ेगा तो बैंकों पर निवेशकों का भरोसा लड़खड़ाएगा और वो भरोसा टूटता हमें दिखाई दे रहा है। और इसलिए बैंक निफ्टी की गिरावट, ये जो चार्ट है ये बता, और बैंक निफ्टी में बड़ा निवेश विदेशी निवेशकों ने भी कर रखा था। तो इसकी गिरावट की एक बड़ी वजह जिसको हम आपको कल बता रहे थे चर्चा में कि एफपीआई के निकलने का क्या असर होता है, उसका असर हमें इस एक सेगमेंट पर, इस एक सेक्टर पर गहराई से दिखाई दे रहा है। हमें याद रखना होगा कि पिछले साल जब तक युद्ध और कुछ नहीं था तब तक तो सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही थी और ये माना जा रहा था कि भारतीय बैंकों के बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, उनमें निवेशकों का उत्साह बहुत ज्यादा था। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं जब हम मार्च में खड़े हुए हैं और सारे बड़े स्टॉक्स बुरी तरह टूटे हुए हैं और एफआईआई के जाने से बैंकिंग शेयरों की पिटाई हुई है। इस हफ्ते का इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ अचानक, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंशुमान जी ये बताने वाले हैं कि अगर आपने बैंकिंग इंडेक्स में या ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, सिप कर रखी है, जिन्होंने बैंक में निवेश किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम को ठीक 7 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तमाम ये है, कैसा ही रंगो रूप है।